एकेडमी भागलपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत कोहलबर्ग के सिद्धांतों को जानेंगे। कोहलबर्ग जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, 1927 में जिनका जन्म हुआ और 1987 में निधन हुआ। इन्होंने जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर प्रयोग करके अपनी थ्योरी दी। कहा बच्चे का विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का परिणाम न होकर के नैतिक तर्कना का परिणाम होता है, अर्थात नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, अर्थात मोरल डायलेमा, अंग्रेजी में मोरल डायलेमा अर्थात नैतिक दुविधा। तो देखेंगे गाइस, पूरी जिंदगी मनुष्य दो राहों पर खड़ा होता है, यानी दो रास्ते में एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। जिस प्रकार कोहलबर्ग के प्रयोग में कहानी के कथाकार जो हैं, नायक जो हैं, वह हाइनस हैं। कौन है? हाइनस हैं, जिसकी पत्नी कैंसर ग्रसित रहती है और उस समाज में दूर दूर तक किसी ने भी कैंसर की दवा का इजाद नहीं किया था। केवल एकमात्र डॉक्टर को छोड़ करके उसने अपने दवा का दाम 10 गुना दाम पर बेचना स्वीकृत किया। किसी तरह बेचारा 5 गुना दाम तक तो लाया, लेकिन परंतु फिर भी दवा दुकानदार ने दवा देने से मना कर दिया। अब देखें, दो रास्ते बन गए, दो तर्कना बन गई। पत्नी को मरने छोड़ देना गलत है और साथ ही साथ दुकान से दवाई चोरी करना गलत है। दो रास्ते बन गए। उसी प्रकार जिंदगी में देखिए, हम जब इंटर में जाते हैं तो इंटरमीडिएट में जाने के साथ ही हमारे मन में कैसी तर्कना चलती है, कैसी मॉरल डायलेमा चलती है कि बायोलॉजी लें या मैथ लें, बायोलॉजी लें या मैथ लें। तरह तरह के भैया से, चाचा से, फूफा से हम लोग फोन करके भी पूछते हैं क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। तो दो रास्ते बन गए। यही नैतिक तर्कना है, नैतिक दुविधा है। अर्थात कोहलबर्ग ने कहा कि विकास सीधी रेखा का, सरल रेखा का परिणाम न होकर के नैतिक तर्कना का परिणाम होता है। नैतिक तर्कना के कारण ही बालक में विकास परिणत होता है, विकास होता है। चलिए देखिए, कोहलबर्ग को हमने देखा, नैतिक तर्कना इसका सूत्र हो गया। 1927 से 87 अमेरिका। इन्होंने 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष और 13 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया। अर्थात 4 से 16 वर्ष का इनका रिसर्च है, अध्ययन है, प्रयोग है। इन्होंने अपनी नैतिक तर्कना की अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं की बात की है। अर्थात कितने खंड हैं? तो 3 खंड हैं। 3 खंड हैं। सबसे पहला प्री कन्वेंशनल स्टेज या लेवल, और दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज या लेवल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। तो देखें, बीच वाला याद रखें, कन्वेंशनल। हिंदी में तो कई सारे नाम मिलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में एकमात्र नाम मिलेगा। मध्य वाले को इन्होंने क्या कहा? कन्वेंशनल, अर्थात जैसे परंपरागत नैतिक अवस्था या रूढ़िगत नैतिक अवस्था। तो परंपरागत, इसमें हमने पूर्व लगा दिया, तो पहला स्टेप हो गया पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था। इसी में प्राक लगा दिया गया, तो प्राक परंपरागत या प्राक रूढ़िगत अवस्था। प्राक ऐतिहासिक काल आपने पढ़ा हुआ है ना, प्राचीन भारत का काल, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को प्राक इतिहास भी कहा जाता था। उसी प्रकार प्राक रूढ़िगत अवस्था। दूसरा आइनो परंपरागत नैतिक अवस्था, और तीसरा है पश्च या उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था, उत्तर या पश्च। चलिए अंग्रेजी में पुनः देख लें, यह है आपका प्री लगा दिया हमने, प्री
कन्वेंशनल स्टेज। और यह कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक चलती है। 4 से 10 वर्ष के बालकों के ऊपर शोध किया इन्होंने और उसका नाम दिया प्री कन्वेंशनल स्टेज। पुनः दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, अर्थात 10 से 13 वर्ष के बालकों के ऊपर इनका शोध था, 10 से 13 वर्ष। नेक्स्ट लास्ट है तीसरा जो इन्होंने दिया अपनी थ्योरी, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 से 16 वर्ष या कहीं कहीं आप अधिक भी पाएंगे, अर्थात 13 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों में पाई जाएगी रूढ़िगत नैतिकता, अर्थात उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था, अर्थात पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इन्होंने 3 चरण दिए और प्रत्येक तीनों चरणों को 2-2 उप चरणों में बांटा, अर्थात यदि चरणों की बात करें तो मुख्य 3 चरण हैं और 6 उप चरण हैं। कितने उप चरण हैं? 6 उप चरण हैं। देखें, पूर्व परंपरागत अवस्था अर्थात प्री कन्वेंशनल स्टेज, मैं बार बार कहूंगा आप लोग अंग्रेजी में इसे याद रखें, क्योंकि कई सारी किताबों में और प्रश्नों में आप अलग अलग नाम हिंदी में पाएंगे, लेकिन अंग्रेजी में आपको केवल एक नाम पढ़ना पड़ेगा। तो देखें, प्री कन्वेंशनल स्टेज 2 खंडों में बांटा गया। 2 खंडों में सबसे पहला आपका साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, अर्थात इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, और दूसरा दंड एवं अनुशासन या सजा या आज्ञा पालन अवस्था, अर्थात ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो आप देखें, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता अर्थात अपनी साधनाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए दूसरे कोई हित को भी मार देना, अर्थात इसे एक चीज कह सकते हैं, अहम केंद्रितता, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज का पहला टर्म अहम केंद्रितता। अहम केंद्रितता क्या होती है? जैसे जीन पियाजे ने कहा कि बालक का 5 से 6 वर्ष तक का जो भाषा होता है वह होती है अहम केंद्रित भाषा, और उसके बाद हो जाती है सामाजिक भाषा। तो अहम केंद्रितता, अहम में संस्कृत में होता है मैं, अर्थात अपने लिए, अर्थात स्वार्थ सिद्धिकरण। अहम केंद्रितता अपना स्वार्थ सिद्धिकरण, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, अपना स्वार्थ सिद्धिकरण करना। जैसे कि यह अवस्था तो 4 से 10 वर्ष के बच्चों की अवस्था है। यदि हम 4 से 7 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 4 से 6 वर्ष के बच्चों को देखें तो बालकों में पाएंगे कि बालक प्रत्येक वस्तुएं ग्रहण कर लेना चाहता है, बालक प्रत्येक वस्तु ले लेना चाहता है। जैसे माता पिता के घर में है 4 बच्चे, 4 डेयरी मिल्क लाया गया, 4 डेयरी मिल्क लाया गया, तो राजू नामक बालक 4 डेयरी मिल्क ले लेना चाहता है, किसी को बांटना नहीं चाहेगा, किसी को भी बांटने का उसमें गुण नहीं होगा। वह अपनी स्वार्थ सिद्धिकरण के लिए 4 डेयरी मिल्क या 4 टाइगर बिस्किट या किसी भी प्रकार का आप बाह्य दुनिया से जोड़कर उदाहरण ले सकते हैं। तो ऐसा होता है, आप अपने इर्द गिर्द के बच्चों में देखें, बच्चों में आप पाएंगे कि बालक सारी वस्तुएं प्राप्त कर लेना चाहता है, चाहे डेयरी मिल्क की बात करें, चाहे चॉकलेट की बात करें, चाहे बिस्किट की बात करें, वह अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन में बांटना नहीं चाहेगा, अर्थात अहम केंद्रितता के कारण वह ऐसा करता है। तो पहला टर्म जो है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज का पहला जो उपचरण है, अहम केंद्रितता कहता है ऑल थिंग्स गिव टू मी, सारी वस्तुएं मुझे दो, सारी वस्तुएं प्राप्त कर लेना चाहता है, लेकिन अंत में वह बांट भी देता है, नहीं तो उसे पड़ेगी माता पिता की दंड एवं अनुशासन या सजा या आज्ञा पालन। तो माता पिता समझाते हैं, ना बेटा सारी डेयरी मिल्क खाना गलत बात है, दांत सड़ जाएंगे, तो वह आज्ञा पालन के अनुसार चलने लगता है। और यदि पुनः फिर भी उसने नहीं समझा, नहीं माना, तो उसे सजा मिल जाती है। अंत में दूसरे तीसरे स्टेप में माता पिता पेरेंट्स उसे पिटाई भी कर सकते हैं। इस कारण से वह
दूसरों को वस्तुएं बांटता है। तो क्या है, ऑल थिंग्स गिव टू मी, सारी वस्तुएं प्राप्त लेने का गुण साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता या अहम केंद्रितता कहलाती है। और दूसरे स्टेप में दो राहें, दंड एवं अनुशासन, इट इज बैड टू टेक ऑल, यानी सारी वस्तुएं लेना गलत बात है। दंड एवं अनुशासन के कारण वह नियंत्रित होता है, माता पिता का आज्ञा पालन या पनिशमेंट उसे नियंत्रण में लाता है। तो देखिए दो रास्ते बन गए, दो तर्कना बन गई। बालक सारी वस्तु प्राप्त भी करना चाहेगा और दूसरे रास्ते में वो सोचेगा कि ना, माता पिता पीट भी सकते, दंड भी दे सकते हैं, शेयर कर दो, इसे बांट दो सभी को। तो ये बातें होती हैं दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो देखें दो रास्ते बन गए, अर्थात दो तर्कणाएं बन गई, दो चरण आ गए। पहला चरण से दो उपचरण आया। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जाएगा, यदि पूछा गया कि कोहलबर्ग के किस सिद्धांत में, किस अवस्था में बालक में बाह्य रूप से नैतिकता लाई जाती है, तो पहले चरण में बाह्य रूप से नैतिकता लाई जाती है। क्योंकि आप देखें यहाँ दंड एवं अनुशासन के कारण बालक में नैतिकता आ रही है, बालक में खुद की नैतिकता नहीं है, बाह्य रूप से आरोपित होती है नैतिकता, न कि स्वयं उसमें निहित होती है। अगले यदि स्टेप की बात करें, परंपरागत की बात करें, दूसरा कन्वेंशनल स्टेज है जो कि चलता है 10 से 13 वर्ष। तो 10 से 13 वर्ष के बालकों के ऊपर इन्होंने शोध किया और इन्होंने दो चरण दिए, दो उपचरण दिए, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो देखें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास, अर्थात सुशील लड़का सुशील लड़की अभिविन्यास भी देखने में को मिलेगा। तो देखें अच्छा लड़का अच्छी लड़की, हम पूरी जिंदगी अपने गार्जियनों की सुनते रहते हैं। देखो वर्मा जी का लड़का 5 बजे जग गया तो मैं भी 5 बजे जगूं, तभी तो माता पिता कहेंगे अच्छा लड़का अच्छी लड़की। यानी दूसरों की कॉपी करना, देखा देखी करना, यानी अनुकरण करना किसके अंतर्गत शामिल होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। जैसे उदाहरण दिया जाता है, गार्जियन लोग गुरुजन लोग अक्सर देते हैं, देख देख फला डॉक्टर बन गया, तो हम भी डॉक्टर बनने का प्रयत्न करने लग जाते हैं। क्यों? माता पिता हमें अच्छा कहकर संबोधित करेंगे, बुजुर्ग लोग पेरेंट्स लोग हमें अच्छा कहकर संबोधित करेंगे। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत हम कॉपी करते हैं, दूसरों का अनुकरण करते हैं, दूसरों की देखा देखी करते हैं। दूसरा यदि उपखंड है देखें तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अर्थात आत्मनिर्भरता, कुछ अलग करना, कुछ अलग करने का भाव, कुछ अलग करना। जैसे कि माता पिता ने यदि उदाहरण दिया, देख फला का लड़का डॉक्टर बन गया, तो क्या हम भी डॉक्टर बन जाएं? हम इंजीनियर बनेंगे भाई, अभियंता बनेंगे, हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम खगोलविद बनेंगे, मतलब हम कुछ अलग करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपना इतिहास खुद रचेंगे। इतिहास पर चलना अर्थात कॉपी करना, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और अपना रास्ता अर्थात अपना इतिहास स्वयं तैयार करना, कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के अंतर्गत आएगा, यानी अपना कुछ अलग करना। तो ये बातें हैं कन्वेंशनल स्टेज की दूसरी उप अवस्था की। तीसरा यदि हम बात करें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज हिंदी में बात करें तो पश्चिम परंपरागत अवस्था या उत्तर परंपरागत अवस्था, यह चलती है 13 से 16 वर्ष या अधिक। 13 से 16 वर्ष के बालकों के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया, अनुप्रयोग किया और
दो उप अवस्थाओं का वर्णन किया। कोहलबर्ग साहब ने दो उप अवस्थाओं का वर्णन किया। सबसे पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध यानी सामाजिक संविदा अभिविन्यास, सामाजिक संविदा अभिविन्यास, सामाजिक संविदा अभिविन्यास। तो देखें, सामाजिक अनुबंध अर्थात एक दूसरे से, जैसे समाज में साइकिल की मांग करते हैं, अरे भाई 2 नए घंटा के लिए साइकिल जो है ना वापस रिटर्न कर देंगे, मोटरसाइकिल देना भाई पत्नी की तबीयत बहुत जोर से खराब है। तो क्या हो रहा है, सामाजिक रूप से हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अनुबंध कर रहे हैं, इसी को सामाजिक संविदा अभिविन्यास कहा, यानी अपना भला या स्वार्थ सिद्धिकरण करना। दूसरे स्टेप में देखिए तो सार्वभौमिक नैतिकता, सार्वभौमिक नीति शास्त्रीय सिद्धांत अभिविन्यास, अर्थात अंग्रेजी में बात करें तो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है, सार्वभौमिक, सभी जगह पाया जाने वाला ही यूनिवर्सल कहलाता है। एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, अंग्रेजी में नाम को स्मरण करें, अंग्रेजी में नाम को नोट करें। देखिए अब दोनों को देखें, समझते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है, पूरी जिंदगी हम एक दूसरे से समझौता करते हैं, क्यों, अपना स्वार्थ सिद्धिकरण करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जैसे घूस लेने वाले अधिकारी हैं, यदि वो घूस लेते हैं तो देखिए घूस उन्होंने लिया, अपना स्वार्थ सिद्धिकरण किया, और जिन्होंने घूस दिया, जिन्होंने ब्राइब दिया, उन्होंने भी अपना स्वार्थ सिद्धिकरण किया, बेटे की नौकरी हो जाएगी, अच्छे स्कूल में नामांकन हो जाएगा इत्यादि। तो घूस लेने वाले अधिकारी किसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होंगे यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब देखें उदाहरण के रूप में बाह्य जिंदगी के रूप में एनसीएफ, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, मैं बाह्य दुनिया से और उदाहरण लेता हूं। आप देखेंगे माता पिता यदि बाजार चली जाती है, 2-3 बच्चे हैं घर में, छोड़ दिया उन्हें घर में अकेला, फ्रिज में रखा हुआ है रसगुल्ला, फ्रिज में रखा हुआ है रसगुल्ला, तो काजल नामक लड़की टेबल पे चढ़ करके फ्रिज से रसगुल्ला निकाल के खा जाती है, और उसका भाई है राजू, उसने देख लिया कि काजल दीदी खा रही है रसगुल्ला, तो मम्मा को बोल दूंगा, मम्मा आएगी मम्मा को बोल दूंगा। अब देखिए काजल क्या करती है, अच्छा भाई तुम भी खा लो रे, नहीं बोलना, तुम भी खा लो, नहीं बोलना। देखिए आपस में हो गया एक संविदा, एक अनुबंध हो गया, दोनों के बीच में एक समझौता हो गया, काजल का भी भला और राजू का भी भला, राजू भी फ्रिज से जाके रसगुल्ला निकाल कर खा गया। तो ऐसी परिस्थितियां चलती रहती हैं जीवन में। हम यदि चोरी कर रहे हैं, हमें किसी ने देख लिया, तो ना मैं उसके बारे में बताऊंगा ना वो मेरे बारे में बताएगा, इसके लिए उस धन को, चोरी किए गए धन को हम आपस में शेयर कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, यानी आपस में क्या कर लिया, सामाजिक अनुबंध। और समाज की कड़ी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए, तभी तो आगे चल के समाज का निर्माण होता है। सामाजिक अनुबंध हमें समाज के व्यक्तियों के साथ अनुबंध को बताती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बताती है। तो घूस लेने वाले अधिकारी या अन्य उदाहरण, जो 2 व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं अपनी भलाई के लिए, वह आती है किसके अंतर्गत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब जैसे देखें सार्वभौमिक नैतिकता यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, घूस न लेने वाले अधिकारी यदि उदाहरण लेते हैं तो देखिए सार्वभौमिक क्या होता है, मेरा भला हो कि नहीं हो, समाज का भला होना चाहिए, दूसरों का भला होना चाहिए। जैसे सामाजिक अनुबंध में अपना भला देखते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धिकरण करते हैं, दुनिया का भला हो कि नहीं हो डजंट मैटर, मेरा भला हो जाना चाहिए। लेकिन सार्वभौमिक में क्या होता है, मेरा भला हो कि नहीं हो, समाज का कल्याण होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए। घूस नहीं जो लेते हैं अधिकारी, अपना भला नहीं हो, कोई फर्क नहीं, दुनिया में भ्रष्टाचार करप्शन पर रोकथाम होगी, लोगों में सही मैसेज पहुंचेगा। तो अपना भला न कर करके दूसरों
परहित स्वार्थ सिद्धिकरण, परहित स्वार्थ सिद्धिकरण। तो ऐसे व्यक्ति किसका उदाहरण होंगे? सार्वभौमिक नीति शास्त्रीय सिद्धांत अभिविन्यास का। अब देखें, वही मैंने काजल और राजू का उदाहरण दिया। घर में माता पिता छोड़ करके बच्चों को बाजार चले जाते हैं। यदि रसगुल्ला या बिस्किट फ्रिज से निकाल कर खा लिया और दूसरा उसका भाई या बहन ने देख लिया, तो वह कहती है कि तुम भी ले लो ना, तुम मेरी पोल खोलना ना मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा। तो यह उदाहरण होगा सामाजिक अनुबंध का। लेकिन यदि वह उसका भाई, काजल का भाई कहता है कि खैर नाम के चक्कर पे ना जाइएगा, किन्हीं का नाम होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो भाई मेरे को नहीं, आपको पाप लगेगा। चलिए बढ़िया जी। तो मैं बता रहा था, वह काजल का भाई राजू कहेगा ना 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 ना, चोरी करना गलत बात है, मैं नहीं खाता, मम्मा पीटेगी, चोरी करना गलत बात है। तो अपना भला हो कि नहीं हो, समाज का, दूसरे का भला हो, उसे एक मैसेज पहुंचाया जाए कि चोरी करना गलत बात है। तो इस प्रकार सार्वभौमिक नैतिकता को हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये बातें हैं कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा के सिद्धांत में। पुनः हम लोग रिकैप यदि करें तो नैतिक तर्कणा दिया था। नैतिक तर्कणा इनका सूत्र है 4 से 10 वर्ष पहली अवस्था, दूसरी अवस्था 10 से 13 वर्ष, तीसरी अवस्था 10 से आपका 13 से 16 वर्ष। 3 खंडों में बांटा हुआ है और उपखंडों की बात करें तो 6 उपखंडों में बांटा गया है। नाम आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो प्रत्येक खंड के 2 रास्ते बने हैं। पूरी जिंदगी हमारे सामने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हम 2 रास्ते में सही में सही का, सबसे सही का चुनाव करना होता है। जैसे साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, चेन उतर गया, इर्द गिर्द हमने देखा कपड़ा भी रखा हुआ है रोड पर और पॉलीथीन भी रखी हुई है, प्लास्टिक। तो हम दोनों में से चुनाव करते हैं, किसको उठाए भाई, किसको करे कि हाथ में ग्रीस ना लगे, मोबिल ना लगे। तो हम पॉलीथीन को उठा लिए। लेकिन हम सोचते हैं ना नैतिक तर्कणा के आधार पर कौन बढ़िया होगा, कपड़ा को हाथ में लपेट करके हम चेन चढ़ाएं या पॉलीथीन को। तो नैतिक तर्कणा बन गया। इसी प्रकार से मोटरसाइकिल बाय द वे हमारी पंक्चर हो गई। हम जा रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए, रास्ते में पंक्चर हो गई, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी मैकेनिकल दुकान, कोई भी शॉप नहीं दिख रही है। अब कोचिंग के लिए देर भी हो रही है तो हम सोचते हैं यार क्या करें, ये दुकान वाला मेरा जान पहचान का, यहाँ पे मैं मोटरसाइकिल लगा दूं और पैदल चले जाऊं या कहीं थोड़ी दूर बढ़ करके देख लूं, हो सकता है कहीं दुकान मिल जाए। तो 2 तर्कणा बन रही है, देखें 2 रास्ते बन रहे हैं, 2 मॉरल डायलेमा बन रही है। या तो उस पंक्चर हुई गाड़ी को, मोटरसाइकिल को किसी के दुकान पे लगा दूं, या फिर आगे चल के इर्द गिर्द ढूंढूं, दुकान मिल जाए, तुरंत पंक्चर बन जाएगा और फिर हम इसे ठीक करा कर पढ़ने के लिए चले जाएंगे कोचिंग और इंस्टीट्यूट और स्कूल। तो 2 तर्कणाएं बनी, यही 2 दुविधाएं पूरे खंडों में चलती है और मनुष्य की पूरी जिंदगी चलती है। जैसा कि 4 से 16 या अधिक कोहलबर्ग ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया हुआ था। तो यह बातें हैं। अब प्रश्न की यदि हम बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया था कि कोहलबर्ग की किस अवस्था में नैतिकता की उपस्थिति नहीं रहती, कोहलबर्ग की नैतिक अवस्था की किस अवस्था में नैतिकता की उपस्थिति नहीं रहती। तो आपका उत्तर क्या होगा? पहले में, प्रथम में ना, हमारा उत्तर हो जाएगा प्रथम अवस्था अर्थात प्री कन्वेंशनल स्टेज। यदि अगले प्रश्न की हम बात करें कि देखो तुम रवि प्रसाद शर्मा के बेटे जैसा क्यों नहीं बनते हो, तुम रवि प्रसाद के बेटे जैसा क्यों नहीं बनते हो।
तो यह निम्नलिखित में से कोहलबर्ग की किस अवस्था को निर्दिष्ट करता है? यह निम्नलिखित में से कोहलबर्ग की किस अवस्था को निर्दिष्ट करता है? तो आप जानते हैं बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स की नजरों में अच्छा बनने के लिए हम कॉपी करते हैं, देखा देखी करते हैं, अनुकरण करते हैं, ताकि वो कह सके हमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो यह इस अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा, उप अवस्था के अंतर्गत आएगा, और अवस्था के अंतर्गत बात करें तो परंपरागत। चूंकि किसी का उदाहरण दिया जा रहा है और पूरी जिंदगी चालाक गुरुजन, चालाक माता पिता दूसरों का उदाहरण दे दे करके हमें उनके अनुसार ढाल देते हैं, समायोजित कर देते हैं, ये बात होती है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो लाइक फादर लाइक सन, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, यदि इस उदाहरण की बात करें तो यह किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यानी बाप भी वैसा, बाप भी जो कर रहा है बेटा भी वही कर रहा है, जैसा बाप वैसा बेटा, तो किसके अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। अच्छा, अगला उदाहरण यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्रश्न लेते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, भाई मैं भी चोर, भाई तू भी चोर, चल दोनों भाई भाई। तो यह कोहलबर्ग के किस सिद्धांत की अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो आप पाएंगे उत्तर में क्या? उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध। क्यों? दोनों के बीच में एक समझौता हो रहा है, ना तुम मेरी पोल खोलना ना मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा। अर्थात चोर चोर मौसेरे भाई किसके अंतर्गत आएंगे? तीसरी अवस्था। और उप अवस्था की बात करें तो सामाजिक संविदा अभिविन्यास, अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और भी बहुत सारे प्रश्नों का संकलन था और आगे चर्चा करना था अन्य मनोशास्त्रियों के ऊपर। खैर बिजली थोड़ी गुल हो गई है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको ऑनलाइन कक्षा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।